Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। आपको पता है कि एक दो दिन से हम जो आपका अगस्त 2023 में ऑफलाइन पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम पेपर है वो किस तरह का आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सीडीपी के ऑलरेडी मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सीडीपी का पेपर एनालिसिस करवा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडालॉजी आपकी कि किस तरह की हिंदी पेडालॉजी पूछी जाती है जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होती है या फिर आप लैंग्वेज सेकेंड में जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी अपनी भाषा लेते हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी ली है तो उसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर की आपकी हिंदी पेडालॉजी आती है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि ज़्यादा फोकस किस पे करना है। एक यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है कि 130 प्लस कैसे लाएं, उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पर फोकस करना है, सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा फोकस किस पर करना है। ये आपका ऑफलाइन का पेपर है। भाषा 1 में हिंदी में जो पेडालॉजी आई हुई है उसको देख लेते हैं कि आपकी पेडालॉजी किस तरह से पूछी जाती है। और मैं बार बार इसलिए एक चीज़ रिपीट करता हूं कि पेडालॉजी को अगर आपने समझ लिया, अपने लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो समझ लीजिए आपसे पेडालॉजी बन गई। क्योंकि आप पेडालॉजी को रट करके उसमें नंबर बिल्कुल भी नहीं ला सकते, क्योंकि आपको रटा हुआ क्वेश्चन कभी भी एग्जाम पेपर में नहीं मिलेगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है हिंदी का, तो स्टार्टिंग में आपके सेट 1 में, ये सेट 1 का पेपर है, चाहे आप सेट 2 में भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज कर देते हैं, ऑप्शन की नंबरिंग चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो ये पेपर 1 का सेट ए है। इसमें स्टार्ट करते हैं हम हिंदी लैंग्वेज। अगर भाषा फर्स्ट आपने ली है तो उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। अब ये स्टार्टिंग में आपके 15 क्वेश्चन इसमें क्या दिए हुए हैं, पहले पेडालॉजी दी हुई है हिंदी की। 91 से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको समझना है, 91 नंबर पे दिया हुआ है। निर्देश है आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। प्रश्न को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यहां पर पूरा लॉजिक का काम होता है। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती हो। अब ये कथन जो है कह क्या रहा है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। 4 ऑप्शन दे दिए इन्होंने, पर भाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग, या फिर याद करना। इसमें कहीं पर इस सेंटेंस में ऐसा लगा है कि याद करने की बात की जा रही है, या फिर पुनरावृत्ति यानी कि दोहराना। इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी लग रहा है कि दोहराने की बात हो रही है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्या हैं, गलत हो गई। आपको देखिए जो प्रश्न है, जो आपका यहाँ पर कथन दे दिया, युक्ति दे दी, क्या दे दी, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो क्या चल रहा है वहां पे, स्वनिरीक्षण, खुद से अपना निरीक्षण करना कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आप भाषा पर केंद्रित कर रही हो वो सही रहे। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्वनिरीक्षण हो रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वनिरीक्षण। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको गलत मिले। मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको भी हैबिट बन जाए कि आपको कैसे निगलेक्ट करना है बाकी ऑप्शंस को, और निगलेक्ट करने के बाद सही आंसर तक पहुंचना है। राइट आंसर आपको मिल गया स्वनिरीक्षण। 92 नंबर का क्वेश्चन, कक्षा सेकेंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि ये मेरी नाक है तो नाक पे हाथ रखेंगे, ये मेरे कान है तो कान पे हाथ रखेंगे। इस तरह से उस कविता को गा रहे हैं और शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो इसमें कौन सी विधि हो सकती है,
विभिन्न दर्शनग्राही, ये कोई विभिन्न दर्शनग्राही तो है नहीं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, सिर्फ कम्युनिकेशन भाषा स्किल भी नहीं सिखाई जा रही, सिर्फ सुनकर के श्रव्य भाषिक भी नहीं है ये। समग्र भौतिक प्रक्रिया, समग्र मतलब हो गया आपका संपूर्ण भौतिक प्रक्रिया विधि का यहाँ पर यूज हो रहा है कि नहीं, तो सबसे सटीक आंसर यही है आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया, क्योंकि वो जिस तरह से कविता गा रहे हैं वैसे क्या कर रहे हैं, जब नाक की बात आई, नाक, कान, हाथ, पैर, इस तरह से ये क्या हो गई, भौतिक प्रक्रिया है, समग्र यानी कि संपूर्ण भौतिक प्रतिक्रिया विधि का यहाँ पर प्रयोग करके अध्यापिका बच्चों को सिखा रही है। ठीक, चलिए 93 नंबर का क्वेश्चन है आपका। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ये स्व आकलन का है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सहपाठी आकलन का है। बिल्कुल सही लग रहा है ये पहला ऑप्शन, क्योंकि उसमें बात कही जा रही है आपकी कि विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो साथ में, मतलब जो साथ में पढ़ने वाले हैं उन्हीं का समूह है, विद्यार्थियों का ही है। तो सहपाठी आकलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक की बात बिल्कुल नहीं है। स्व आकलन की बात यहाँ पर हुई नहीं है। पठन आकलन की भी बात नहीं हुई है। सहपाठी आकलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। आपने अभी सोशल मीडिया में भी, टीवी में, किसी शो में भी देखा होगा, जब एक्टर लोग क्या करते हैं, एक प्लेट हो, कार्ड हो, तो वो दिखाते हैं, सामने वाला जो होता है उसमें एक्टिंग करके, अभिनय करके वो क्या करता है, बताता है कि ये क्या है, इस कार्ड में क्या लिखा हुआ है। फिर सामने वाले को गैस करना होता है कि वो अभिनय जो कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा उसमें वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो एक्टिंग करके बता रहा है, उसे आपको गैस करना होता है। देखा भी होगा। तो सेम चीज यहाँ पर बताई गई है कि एक कार्ड में कोई शब्द या वाक्य लिख दिया जाता है, उसके बाद एक्टिंग करके, अभिनय करके पूरी कक्षा को क्या होता है, बताना होता है कि अनुमान लगाइए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, राइट लग रहा है आपका। अगला पढ़ते हैं। जब मैं देखती हूं मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। देखिए याद वाला सिस्टम आए, आपको सीधे काट देना है। जब मैं सुनती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। बिल्कुल सुनने बस से, यहाँ पर सुनने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एक्टिंग की भी की जा रही है। एक्टिंग से आपको समझना है। ठीक है, चौथा है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो आपको किसी वाक्य को यहाँ पर याद करने की बात नहीं की जा रही है, उसको एक्टिंग करके बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है और है भी, कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, यानी एक्टिंग करके बता रही हूँ कि ये है क्या, क्या नहीं है, तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 95 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 95 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये तो आपका सही लग रहा है, क्योंकि जब बच्चे प्रवेश लेते हैं स्कूल में तो अपनी उम्र के अनुसार उनमें भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं, यानी कि भाषा, उम्र के अनुसार वो भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तर्क जो आपका दिया हुआ है,
भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता की वजह से ऐसा नहीं है कि कोई बांग्ला बोलता है तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, कोई हिंदी बोलता है तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर सेंटेंस गलत हो गया। तो सिर्फ पहला ही सही होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, आपको ये लगाना है। तो आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो यही चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में जो कंटेंट पढ़ना है ना, आप कुछ नहीं, गद्य और पद्य की ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप हिंदी में भी 25 से ऊपर मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। 25 से ज्यादा कुछ नहीं, पेडालॉजी पे ध्यान दीजिए। हिंदी का कंटेंट में ज्यादा कोई फोकस, सिर्फ और सिर्फ गद्य पद्य की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसको क्वेश्चन सॉल्व करिए, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस बात खत्म, आपकी हिंदी कंप्लीट। इसी तरह से आपको इंग्लिश की इंग्लिश पेडालॉजी पे ध्यान देना है। कंटेंट में आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, पोइम की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसी में से 2-3 नंबर की आपकी ग्रामर के कहीं से पूछ दिया जाता है। तो आपको ग्रामर पे एक भी फोकस नहीं करना, चाहे वो आपकी हिंदी भाषा के लिए हो, चाहे इंग्लिश भाषा की बात की हो, या फिर संस्कृत भाषा की भी बात की हो। संस्कृत जो लेते हैं लैंग्वेज सेकेंड में या फर्स्ट में जहां पर भी, तो उनको भी गद्य पद्य पे ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। कक्षा 5th का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है, आपको यह बताना है। वाकगत ऑप्शन है, प्रकृतिवादी, अर्थगत, या फिर उपयोगितावादी। तो एक बात बताइए कि आप उस भाषा का अलग अलग तरीके से उपयोग कर रहे हैं ना, कि बड़ों से कैसे बात करनी है, अगर हमसे छोटा है कैसे बात करनी है, अगर हमारे ग्रुप के हैं, एज ग्रुप के हैं, तो उनसे कैसे बात करनी है ना। तो अगर आपको ये चीज आती है तो आपको भाषा की उपयोगिता आती है, तो क्या कहेंगे, इस भाषा के गुण को किस रूप में जाना जाएगा, उपयोगितावादी में जाना जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। आप देखिए, खुद लगा सकते हैं, अपने आप से ये चीजें सोचिए कि अगर आपके अंदर ये चीज आ गई, और आप करते भी होंगे, आपको पता नहीं होगा। जब कोई छोटा होता है उससे प्यार से बात करते हैं, बड़ा होता है बड़े रिस्पेक्ट से और स्लो आवाज में बात करेंगे। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि अपनी भाषा का हमें किस तरह से कहां पर यूज करना है, किससे कैसी बात करनी है। तो अगर ये चीज आपको आती है तो वो कहलाएगी भाषा की उपयोगितावादी। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिर्फ आप प्रश्न को समझना सीख लीजिए और पेडालॉजी को समझिए, सीडीपी को समझिए। समझने के बाद तो आपको हलवा लगेगा पूरी पेडालॉजी, चाहे सीडीपी हो चाहे सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किस प्रतिध्वनि यानी कि मेल खाना होता है, प्रतिध्वनित होता है। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? बहुभाषावाद से? बिल्कुल भी नहीं। सहजवाद यानी प्राकृतवाद से? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएंगे आपके दोनों। व्यवहारवाद हो सकता है, रचनावाद भी नहीं होगा, तो व्यवहारवाद आपका यहाँ पर ये कहलाएगा। क्योंकि जो ना तो भाई बहन बोल रहे हैं, ना किसी अपने घर के वयस्क ने बोला है, जब एक ऐसे शब्द का यूज कर रही है कोई बच्ची, तो वो कहाँ से सीखा? व्यवहारवाद। ये मत जो होगा कि देखिए यहाँ पर, इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित होता है? तो यह व्यवहारवाद से ध्वनित होता है। जैसा बच्चा व्यवहार देखेगा उस तरह से ही वो बच्चा ध्यान करके सीखेगा। तो जो ये बात यहाँ पर की जा रही है उसका जो मत है, ऊपर सेंटेंस के बारे में प्रश्न की बात नहीं पूछ रहा है, ये याद रखना आपको कि प्रश्न को ही अच्छे से समझना है।
यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका मानना तो ऐसा ही है। तो उसका जो यह मत है वो किसका प्रतिध्वनित होता है, किससे प्रतिध्वनित होता है या किससे मेल खाता है? तो व्यवहारवाद से। उसके कहने का मतलब यही है कि जो भी आसपास पड़ोस या फैमिली के लोग बोलते हैं उसका मानना यही था कि बच्चे वहीं से अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये इस मत के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसा है, तो व्यवहारवाद है। ना कि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि बच्ची ने जो ऐसा कोई शब्द बोल दिया जो किसी घर परिवार में भाई बहनों ने या किसी वयस्क से सुने ही नहीं है, तो फिर कैसे बोल दिया। ये तो हो गया सेंटेंस। लेकिन मत किसका पूछा कि जो एक माँ है उसका मत क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास पड़ोस से अनुकरण करके सीखते हैं। तो उसका जो ये मत है वो किससे प्रतिध्वनित या मेल खाता है, उसने ये पूछा है। तो याद रखिएगा, अगर आपने प्रश्न को समझ लिया, मैं आपको अलग अलग इसीलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूज में ना हो जाए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको फिर एक बार मैं बताता हूं, यहां से आपको समझना होगा। पहले तो एक ये सेंटेंस है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका ये मत है। यहां से ऊपर तो दे दिया सेंटेंस कि ऐसा बच्ची करती है, जो घर परिवार भाई बहन द्वारा नहीं बोला जाता, कभी कभी ऐसे शब्द बच्ची बोल रही है। तो इस बात को लेकर के वह भ्रमित है क्योंकि अब से जो मत है ना वो ये है क्योंकि उसका मानना है कि वो अपने परिवार और आसपास के परिवेश से लोगों को अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं। तो उसका यह मत, जो ये मत है उसका, जो उसका मानना है, वह प्रतिध्वनित होता है। किससे होता है? व्यवहारवाद से। समझ में आया आपको? तो जो ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है उसको नहीं समझना है कि उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। प्रश्न को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये समझ में आ गया हो गया कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, मैंने इसको 2 बार इसीलिए बताया कि बच्चे जल्दी जल्दी में और बिना प्रश्न को समझे लगाते हैं। आपको याद रखना, पेडालॉजी में प्रश्न को समझना है, कहना क्या चाह रहा है, ऑप्शन से देखना है कि जो प्रश्न कह रहा है क्या उनमें से कोई ऑप्शन मेल खाता है, निगेटिव को हटाना है, पॉजिटिव वर्ड को रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ेंगे हम। 98 नंबर का प्रश्न क्या होगा? कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म। फिर एक बार प्रश्न पढ़ें। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? तो वो आपकी क्या होगी? उद्गामी साक्षरता कहलाएगी। यानी कि जब आप फॉर्मल एजुकेशन से पहले जो सीखते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? उद्गामी साक्षरता। अगला प्रश्न है 99 नंबर का। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। सस्वर पठन बिल्कुल भी नहीं, मॉडल पठन होगा नहीं, साझा पठन होगा नहीं क्योंकि पढ़ कौन रहा है? दादी नानी। तो समभाषिक पठन आपका इसका राइट आंसर कहलाएगा। जो चौथा होगा वो सही है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न 100 नंबर का जो प्रश्न है उसको पढ़िए। पठन सिखाने का यह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है
और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी यानी टॉप टू डाउन उपागम, या फिर अधोमुखी यानी बॉटम टू टॉप उपागम, या समग्र भाषा उपागम। तो देखिए यहाँ पर जब ये बात की गई है, फिर से एक बार बता देता हूँ पढ़ के। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है, यानी कि एकदम बॉटम से, नीचे से शुरू किया आपने, जिसमें बच्चे को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले, जब आप पूरी तरह से पढ़ना सीखना है, उससे पहले आपके स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को आप क्या कहोगे? अधोमुखी उपागम, यानी कि बॉटम टू अप उपागम कहलाएगा। बॉटम मतलब एकदम नीचे से, पहले वर्णों को पढ़ना है, स्वनिम से यहां से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे पढ़ना आपको सीखना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधोमुखी उपागम, यानी कि बॉटम अप उपागम। बॉटम से आपको ऊपर की ओर चलना है, बॉटम अप उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 नंबर का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर है आपका अभिकथन दिया हुआ है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। अब यहां पर अगर बात करें, जो आपका अभिकथन पहला दिया हुआ है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तर्क देखें, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आर सही है, सिर्फ सेंटेंस ये आपका गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपका पहला ही दिया हुआ है कि ये गलत है, परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर का, इसको पढ़ते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं, तो इस समस्या को दूर करने का तरीका कौन सा है? ऑप्शन, जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक हों। चौथा है, काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है ये बताइए। बच्चों में कक्षा में सस्वर वाचन करवाएं, जब जब उन्हें समस्या उनकी गलती में सुधार किया जाए। तो सिर्फ गलती सुधार कैसे होगी? हमें तो समस्या दूर करने का तरीका ढूंढना है, सिर्फ सस्वर वाचन करने पर तो नहीं हो जाएगा ना। यहां पर जो तीसरा ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि जहां पर क्रिएटिविटी दिखाई जाए, याद रखना, वो मैक्सिमम आपका राइट आंसर होगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएं अधिक हों, बात खत्म। ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग कीजिए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाओं का अधिक यूज किया जाए, तो वहां से समस्या बच्चे की दूर हो सकती है। चलिए 103 नंबर का क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? अब यहां पर
नई शब्दावली को यानी कि न्यू वोकैबुलरी सिखाने के लिए प्रभावशाली तरीका क्या होगा? 4 ऑप्शन है, आपको देखना है। अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, लेकिन जहां पर ये याद करने की बात आए तो आप समझ जाइए नेगेटिव गलत ही होगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। तीसरा ऑप्शन, अध्यापिका बच्चों के शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। चौथा, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। देखिए यहां पर जो चीजें हैं, शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, तो ये इसके बराबर सटीक नहीं, जितना चौथा आपका सटीक है। अध्यापिका शब्दों के सिर्फ विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए, ये भी सही नहीं होगा। सबसे बेस्ट आपका देखिए क्या लग रहा है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, क्योंकि आपको पता है कि जैसी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार उस शब्द का आपको अर्थ बताना है। सबसे आपको बेस्ट ऑप्शन यही लग रहा है। नई शब्दावली सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। 104 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो आपको पता है जो किसी भाषा को सीख रहे हो तो ना तो वो उत्पाद है ना ही प्रक्रिया है, और जो अर्जन होता है वो अपने आप आता है, उसे सीखना नहीं पड़ता। जैसे कि जो आपकी मदर लैंग्वेज होती है उसको आप अर्जन करते हैं, लेकिन जब आप सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसको सीखते हैं। तो समझ लीजिए सेकेंड लैंग्वेज ही है भाषा सीखना। एक क्या हो जाएगा, कौशल से संबंधित हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। आखिरी क्वेश्चन पेडालॉजी का हमारा ये है यहां पर 105 नंबर का। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए से मिलान करना है। पठन के इधर तरीके रहेंगे और पाठक को क्या करना चाहिए ये आपको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर लगाना है। पठन का तरीका अगर अनुमान है तो अनुमान में पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। पाठक को क्या करना चाहिए, यहाँ पठन के तरीके हैं और यहाँ पर पाठक को क्या करना चाहिए। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो ये 5वां नंबर जो है, पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद है निष्कर्ष निकालना। तो लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। अगर संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालने की बात करें तो यहाँ पर इसका आपका ये वाला रहेगा कि अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तो ये हो गया आपका संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो, इसको ऐसे मिला सकते हो, ये आपका 5th नंबर में पहुंच जाएगा। डी आपका हो गया गहन पठन। अब गहन पठन आपका क्या होगा, इसी से मिला दो। पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो डी का आपका चौथा रहेगा और ई का आपका पहुंच जाएगा तीसरा। अब वही बचा अपने पास, पाठ्य पुस्तक की संयोजन पहचान है शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, दूसरे नंबर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 105 का दूसरा राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ए का जो है 5th है, बी का 1st, सी का 2nd, डी का 4th और ई का 3rd। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब चालू हो गया 106 से 114 तक आपका हिंदी का कंटेंट। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक गद्यांश से ये पूछे गए, इसके बाद फिर से आपको एक
पद्यांश यहाँ पर मिल जाएगा, काव्यांश यहाँ पर मिल गया और 115 से 120 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपको गद्य और पद्य की प्रैक्टिस करना है कंटेंट में। इसके अलावा आपको ध्यान देना है हिंदी पेडालॉजी पर। तो आपकी हिंदी पेडालॉजी की अब क्लासेस जल्दी स्टार्ट करूंगा। अभी आपकी सीडीपी की क्लास चल रही है। पहले हम लोग जो ऑफलाइन पेपर आपका हुआ था अगस्त 2023 में, उसका एनालिसिस कर लें। सीडीपी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम पेपर 2 की भी हिंदी का एनालिसिस कर लेंगे। इसके बाद इंग्लिश पेडालॉजी का एनालिसिस करेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का। फिर मैथ पेडालॉजी का पेपर 1 और पेपर 2 का। इसके बाद ईवीएस पेडालॉजी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एनालिसिस करेंगे, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से आपके एग्जाम में पेपर आता है। और आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू चलेंगी ही, सीडीपी की भी चलेंगी, और बहुत जल्द 2-4 दिन बाद लगातार आपकी सीडीपी, हिंदी पेडालॉजी भी साथ में चलेगी, है ना। इंग्लिश पेडालॉजी भी हम करते चलेंगे, जैसा ही जितना टाइम मिलेगा आपकी क्लासेस। इतना बता रहा हूँ आपको, दिसंबर तक हम लोगों को, लास्ट दिसंबर तक कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 जनवरी का टाइम हमें मिल जाए, मतलब 21 जनवरी को आपका पेपर है, तो 21 जनवरी में 20 दिन 15 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, कि आपका थ्योरी कंप्लीट है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा।